हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा आरएसी एमसीक्यू का। ठीक है, हमारा जो पेपर है वो अपना 26 अगस्त को है। तो देखते हैं कि उससे पहले मैं कितना ज़्यादा कवर कर पाता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले में मैंने ऑलरेडी जो है बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन जो होता है और साथ ही साथ सीओपी उस पर मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं एमसीक्यू। ठीक है, और हाँ, मैंने आरएसी के ऑलमोस्ट 3 चैप्टर का आप लोगों का थ्योरेटिकल लेक्चर भी बना दिया है, तो आप उसे भी जाके देख सकते हो। आरएसी के बारे में मैं सबसे पहले क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि ये एएमडी की तरह थोड़ा इजी टॉपिक नहीं है। ठीक है, एएमडी में है क्या कि आप थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी कर सकते थे, बट आरएसी आपका हाईली कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है और एप्लीकेशन वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जब तक आप थ्योरी नहीं सही से करोगे तब तक आपसे नहीं हो पाएगा, इसका क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो आप ये कोशिश करो कि इसका थ्योरी पहले देखो और उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो फिर एमसीक्यू अटेम्प्ट करो। ठीक है, मुश्किल से मैंने 10 से लेके 12 मिनट तक में थ्योरी सबको कवर किया है। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का कंप्लीट लेक्चर होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो पहले आप ट्राई करो उसका थ्योरी वाला लेक्चर देखने का, उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन ट्राई करो, तभी जाके आरएसी आपको पल्ले पड़ेगा। नहीं तो सिर्फ वही होगा, आपके पास सिर्फ रटने का ऑप्शन रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको जूल थॉमसन कोएफिशिएंट, थ्रॉटलिंग, ओके, और उसके बाद बूट स्ट्रैप साइकिल और जो भी छूटा हुआ टॉपिक है उस पे कंप्लीट मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का थ्योरी भी बताऊंगा कि ये सब होता क्या है। ओके, बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। यहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करता रहूँगा जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद जब हमारा आरजीपी का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं गेट, ईएससी, एसएससी, जेई और साथ ही साथ जो मेडीजी, गेट एकेडमी है, इन सब का जो वर्कबुक होगा इसके मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आप इन सब चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एमएस ट्यूटोरियल, इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर यू। तो नाउ अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे मैंने थोड़ा सा पहले आपको थ्रॉटलिंग बताऊंगा। ठीक, नाउ थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस है ये एक तरह का आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, कंप्लीटली इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और इसमें सिंपल होता क्या है कि हाई प्रेशर वाले लिक्विड को किसी हाई फ्रिक्शन वाले जगह से जो पास कराया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कैपिलरी ट्यूब आपने देखा होगा, बहुत ही पतला होता है, उसका डायमीटर जो है ऑलमोस्ट 0 to 5 से लेके 1 mm के बीच का होता है। ठीक है, तो उतने पतले रास्ते से लिक्विड को पास कराया जाता है विथ वेरी हाई प्रेशर। अब चूंकि ये वाला लिक्विड बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में रहता है तो इसलिए ये इससे क्या होता है, पास होने लगता है धीरे धीरे, बट यहाँ तक आते आते इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। और बीच में देखो इतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है कि इसका सारा एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और इसीलिए इसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप रिवर्सिबल प्रोसेस कभी भी मत बोलना। बट इसके केस में होता क्या है कि जितना इंथैल्पी आपका यहाँ पे होता है उतना ही इंथैल्पी यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इंथैल्पी एट H1 एंड H2 जो है वो दोनों इक्वल होता है, चाहे वो आपका आइडियल गैस हो या तो फिर आपका रियल गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका आइडियल गैस होता है, ठीक है, तो उस केस में आपका T1 और T2 दोनों इक्वल होता है, मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होगा और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ये भी इक्वल होगा। ठीक है, और अगर ये रियल गैस होगा तो आपका टेम्परेचर T1 इंटू T2 कभी ये नहीं होगा, बट हाँ आपका इंथैल्पी जो है ऑलवेज आपका इक्वल होगा। इंथैल्पी इस केस में भी इक्वल होगा, बट इस केस में टेम्परेचर भी इक्वल होता है। ओके, आइडियल गैस के, अगर ये फ्लूइड आपका आइडियल गैस है, बट अगर यहाँ पे ये रियल गैस है तो उस केस में आपका टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर इक्वल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीच में आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, नहीं। टेम्परेचर यहाँ पे बीच में कुछ अप डाउन होता है, लेकिन फाइनली जब ये एंड पे आता है, थ्रॉटलिंग एंड पे, तो टेम्परेचर जो इनिशियल वाला था वो एग्जिट टेम्परेचर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था आपका थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, इस पे बस यही क्वेश्चन आएगा कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता क्या है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आपका आइडियल के केस में टेम्परेचर इक्वल होता है, रियल के केस में टेम्परेचर इक्वल नहीं होता है, और इंथैल्पी ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, तो बस इतना ही क्वेश्चन आता है थ्रॉटलिंग पे ना। अब थोड़ा सा ये वाला ग्राफ देखो, थ्रॉटलिंग प्रोसेस का ये ग्राफ है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में थ्रॉटलिंग में क्या होता है, ये प्रेशर डिक्रीज होते जाता है। ओके,
यहाँ पे देखो ये आइडियल गैस के बीच में है, तो आइडियल गैस के केस में मैंने क्या बताया, एंथैल्पी इक्वल होता है और साथ ही साथ आपका टेम्परेचर भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, टेम्परेचर ऑलवेज इक्वल है, ये भी टेम्परेचर इक्वल है, ठीक है, ये भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब देखो थ्रॉटलिंग के केस में दो यहाँ पे कर्व बनता है, एक तो यहाँ पे स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब तुम यहाँ पे देखो कौन सा वाला कूलिंग वाला रीजन होगा, कौन सा हीटिंग वाला रीजन होगा, ठीक है। थ्रॉटलिंग होता क्या है, प्रेशर डिक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा और इधर लो प्रेशर होगा और इधर और ज्यादा हाई प्रेशर होगा। तो थ्रॉटलिंग के केस में हम क्या करते हैं, प्रेशर हाई से लो की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो उस केस में देखो यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला जो स्लोप है पॉजिटिव, तो ये वाला जो रीजन होगा अपना, ये कूलिंग रीजन होगा, ठीक है। ये वाला ग्राफ मस्ट है, आप याद रखना, इस पे डेफिनेटली आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू जो है आपका आइडियल के केस में क्या होगा, 0, और म्यू का वैल्यू थ्रॉटलिंग के केस में जब कूलिंग हो रहा होगा उसके लिए म्यू पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। अब रही बात कि आपका म्यू है क्या, ठीक है, तो ये म्यू जो टर्म है इसको जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला टर्म आपका सिलेबस में भी है, ये मैं यहाँ पे सिलेबस दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट साफ साफ आपके सिलेबस में। तो ये होता क्या, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आप दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा देख लो। अब ये सब जरा सारा जो है ये सब तुमको नहीं देखना है, ये सब बहुत ज़्यादा बिना वजह का डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपल सा याद जो रखना है आपको जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को लेके, वो ये वाला टर्म रखना है, ठीक है। म्यू का वैल्यू जो होता है वो डी टी डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है, ये वाला टर्म सिर्फ याद रखना है और एग्जाम में यही वाला टर्म पूछता है। और ग्राफ जो वहां पे था, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ भी देख लो, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में है, और ये जो इंथैल्पी है यहाँ पे H1 H2 H3 है, ये सभी आपस में इक्वल है एट कांस्टेंट, इंथैल्पी यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। और ये वाला जो बीच में कर्व दिख रहा है आपको, इस वाले कर्व को इन्वर्जन कर्व बोलते हैं, ठीक है, जहां पे आपका म्यू 0 होता है, ठीक है। इस कर्व के इधर आपका म्यू ग्रेटर देन होता है, इधर जो है आपका म्यू लेस देन 0 होता है। म्यू इन द सेंस जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इस रीजन में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इस रीजन में आपका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले रीजन में क्या होगा, कूलिंग होगा। जब ऐसा कंडीशन होगा, जब ऐसा ग्राफ आएगा तो वो कूलिंग रीजन कहा जाएगा, ठीक है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के लिए सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि आइडियल गैस के लिए ये ऑलवेज 0 होता है। ये लास्ट ईयर गेट में ही ये सेम क्वेश्चन आया है 1 मार्क्स में, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है आइडियल गैस के लिए 0 होता है, और रियल गैस के लिए ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, लेस देन 0 भी हो सकता है, ठीक है। थ्रॉटलिंग के केस में जहां पे हमारा कूलिंग होता है वो वाला ये वाला रीजन होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 वाला। तो बस आपका इससे ज्यादा जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में भी आएगा, ठीक है। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज डिफाइंड एज, तो सबसे पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे देखो, डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी। ये डी पी अपॉन डी टी मत मारना, ऑलवेज ये वाला ग्राफ याद रखो, उससे आपको आसानी होगा, ठीक है। इस तरह का ये वाला जो ग्राफ था, ये वाला ग्राफ ऑलवेज आप याद रखो, और ये वाला इन्वर्जन कर्व, ठीक है। और ये टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में था, इधर वाला कूलिंग रीजन था, इधर वाला हीटिंग रीजन था, इधर म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता था, इधर म्यू का वैल्यू लेस देन 0 होता था। इन्वर्जन कर्व पे आपका म्यू का वैल्यू 0 होता था, म्यू का वैल्यू 0 होता है आइडियल गैस के लिए, म्यू का वैल्यू ग्रेटर देन और लेस देन होता है रियल गैस के लिए। तो बस इतना सा सिर्फ याद रखो, इतने से में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पे, इसमें भी आप डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ये फिर से देख लो, नेक्स्ट ईयर में देख लो कितना सारा क्वेश्चन जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पे आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका डेफिनेटली एग्जाम में देखना आ ही सकता है, ठीक है। इसमें भी देख लो, टेम्परेचर चेंज होता क्या है अपना जूल थॉमसन कोएफिशिएंट एट कांस्टेंट इंथैल्पी, इंथैल्पी कांस्टेंट करके टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में आपका ग्राफ होना चाहिए, ठीक है। देखो टेम्परेचर चेंज ये भी है, टेम्परेचर चेंज में भी है, टेम्परेचर change to pressure change occurring when gas undergoes process of adiabatic throttling। adiabatic throttling का मतलब क्या हुआ कि आपका H1 इक्वल टू H2 हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एडियाबेटिक कंप्रेशन जो है ये वाला नहीं होगा, कंप्रेशन जैसे ही आएगा इसका मतलब S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक और ये वाला क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, थ्रॉटलिंग ऑफ द सर्टेन गैस में बी यूज फॉर द गेटिंग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। कुछ कुछ थ्रॉटलिंग का जो हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए यूज करते हैं, कूलिंग रीजन के लिए, उसके लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है, तो ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज याद रखना। इन्वर्जन कर्व याद रखो, ये आपका इन्वर्जन कर्व, इधर क्या होता है कूलिंग रीजन और इधर हीटिंग रीजन। तो बस इतने पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी टाइप का 1 मार्क्स में इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आ ही सकता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ना अब हम जो एक दो टॉपिक छूट गया है, जैसे कि आपका बूट स्ट्रैप साइकिल होगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो एमसीक्यू है मैं बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन पे फर्स्ट चैप्टर वाले में से बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द रिवर्स ब्रिटन साइकिल डिक्रीजिंग, सीओपी का वैल्यू जो है आरबीसी का, वो उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है कि क्या होता नहीं है। सबसे पहले आप देखो आरबीसी का आपको होना चाहिए पता, क्या जो सीओपी का फॉर्मूला होता है, सीओपी ऑफ द आरबीसी जो होता है 1/आरपी गामा -1 अपॉन गामा -1, ये वाला होता है, ठीक है। और इसमें आप इतना याद रखोगे, जैसे जैसे आप आरपी बढ़ाते जाओगे यानी प्रेशर रेशियो आप बढ़ाते जाओगे, आपका जो ओवरऑल सीओपी है वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो एक काम करो, एक बार आप आरपी 5 रख के देख लो, एक बार 7 रख के देख लो, एक बार 8 रख के देख लो, ठीक है। और आप इसको कैलकुलेट करो, गामा का वैल्यू आपको पता ही है 1.4 होता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आपका सीओपी डिक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि सीओपी जो है ऑलवेज डिक्रीज होता है जैसे जैसे आपका आरपी इंक्रीज होता है, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आरपी की जगह पे 1 रख दो, ठीक है, तो 1 का पावर आप चाहे कुछ भी कर लो, गामा -1 अपॉन गामा, तो ये ओवरऑल क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 -1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी है। मतलब अगर आपका प्रेशर रेशियो 1 हो गया, अब देखो 1 हो गया प्रेशर रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर रेशियो सिंपल होता है P2/P1, यानी फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर। अब दोनों अगर 1 हो जाएगा, दोनों का रेशियो मतलब P2 = P1, तो उस केस में आपका क्या होगा, सीओपी इनफाइनाइट हो जाएगा किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल का, जो कि आरबीसी पे बेस्ड हो, यानी रिवर्स ब्रिटन साइकिल पे बेस्ड हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब इसी चीज को हमको स्टेटमेंट में ढूंढना है, ओके। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, वैल्यू ऑफ द सीओपी ऑफ द रिवर्स ब्रिटन साइकिल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग प्रेशर रेशियो, ये बात बिल्कुल सही है। एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी एट प्रेशर रेशियो ऑफ 1, ये भी सही है। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। मैं जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लिख रहा हूँ बीच में, उसको आप नोट करते जाना, ठीक है। और हाँ, ये वाला जो सेट है मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप वैसे वैसे ही प्रैक्टिस करो, लेकिन हाँ ओवरऑल जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको यहाँ पे सब मिक्सअप क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, तो बट आप सब एक साथ ही करना प्रैक्टिस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी पर्पस ऑफ द बूट स्ट्रैप सिस्टम। अब बूट स्ट्रैप सिस्टम पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बना दिया, ठीक है। तो आप उसको जाके पहले देखो, उसके बाद ये वाला जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दूंगा समझ में आएगा, ठीक है। वैसे थोड़ा बहुत जो बूट स्ट्रैप साइकिल होता है या एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होता है, उसका काम क्या होता है, केबिन एरिया का जो टेम्परेचर होता है उसको कूल डाउन करना होता है एयरक्राफ्ट के केस में, ठीक है। और टेम्परेचर बढ़ता क्यों है, रैमिंग एयर की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन उसके हिसाब से देखते हैं। इसका जो प्राइमरी पर्पस होता है बूट स्ट्रैप का, इंप्रूव सीओपी नहीं, रिड्यूस द वेट ऑफ द मशीन नहीं, रिड्यूस द पावर ये भी नहीं, प्रोवाइडिंग एडिशनल कूलिंग, ये बात सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, एयर कूलिंग सिस्टम मोस्टली यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट एयर टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। जो हैवी एयरक्राफ्ट होता है उसमें आपको ज्यादा कूलिंग लोड होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका हैवी ये बूट स्ट्रैप वाला सिस्टम यूज होता है, ये बात ध्यान रखना। और जो सिंपल छोटा मोटा एयरक्राफ्ट होता है उसमें आपका सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज होता है, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम होता है। बट हैवी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है तो उसके लिए आपका बूट स्ट्रैप हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बूट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, द इवेपोरेटर इज प्रोवाइड। इसमें जो है इवेपोरेटर कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, बिटवीन द कंबंसन चेंबर एंड द फर्स्ट एक्सचेंजर। आप देखो उसके पहले आपको ऑप्शन पढ़ने के पहले थोड़ा बहुत आपके दिमाग में जो है बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल का फिगर आपको या जो साइकिल जो होता है वो चलना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लो, ये बूट स्ट्रैप साइकिल होता है। ये मैंने आपको नोट्स जो है ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया है और इस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, तो अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो तो उस वीडियो को देख लेना, ठीक है। फिलहाल मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ से रैमिंग एयर आता है और यहाँ पे कंप्रेस होता है एयर आपका, ये फर्स्ट कंप्रेसर है। फिर यहाँ से ये फर्स्ट हीट एक्सचेंजर में आता है, ठीक है। और फिर ये सेकंड कंप्रेसर में जाता है जो कि ये टरबाइन से ऐड आता है, और यही टरबाइन यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट देता है आपके केबिन एरिया में, ठीक है। और साथ ही साथ ये हीट एक्सचेंजर को भी रन करता है, और यहाँ से निकल के कहाँ जाता है आपका एयर इस सेकंड हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। तो इवेपोरेटर जो है आपका वो लगा रहता है इस रीजन में, आपका इवेपोरेटर लगा है, ठीक है। इवेपोरेटर जितना भी लगा रहेगा आपका, इस इवेपोरेटर का काम क्या होता है, वो केबिन एरिया से या फिर रेफ्रिजरेशन एरिया से जहाँ पे आप ठंडा करना चाहते हो वहां से एयर को सक करता है, ठीक है, या तो फिर गर्म हवा को सक करने का काम होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो आपका इवेपोरेटर होगा वो कूलिंग रीजन में ही होगा। कूलिंग रीजन आपका यहाँ पे केबिन एरिया है, ठीक है। तो जो इवेपोरेटर होता है आपका वो सेकेंड हीट एक्सचेंजर और इस टरबाइन के बीच में होता है, ओके। तो वहां से आप ऑप्शन देख लो, बिटवीन द फर्स्ट एक्सचेंजर नहीं, सेकेंडरी कंप्रेसर एंड हीट नहीं,
बिटवीन द सेकेंड हीट एक्सचेंजर एंड द कूलिंग टर्बाइन, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लोज सिस्टम बेल कोलमैन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पूछ रहा है। नॉट ट्रू, सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला देखते हैं, एयर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ स्पेस और सब्सटेंस बीइंग कूल्ड। ऐसा थोड़ी होता है, जहाँ पे हमको ठंडा करना होता है वहां से क्या हम रेफ्रिजरेंट लिक्विड को निकाल के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करवाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इस हिसाब से यहाँ पे नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी लेस चांस ऑफ द चोकिंग, ये सब जो भी है ये तो होता ही है, लेकिन हाँ ये वाला कभी नहीं होता है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल में, या फिर कहीं पे भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सीओपी ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल डिक्रीजेज ऑन। ठीक है, कब डिक्रीज होता है ये हम देखते हैं। तो सीओपी का जो फॉर्मूला होता है सिंपल, वो लिखो T1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, अब ये वाला डिक्रीज कब होगा, तो जब आप इसको डिक्रीज करोगे। ठीक है, और ओवरऑल ये वाला टर्म क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये वाला टर्म इंक्रीज कब होगा, जब ये वाला डिफरेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका डिक्रीज द डिफरेंस ऑफ द ऑपरेटिंग टेम्परेचर, इसका डिफरेंस अगर कम होगा तो उस केस में क्या होगा, सीओपी तो इंक्रीज होगा। यहाँ पे बट हमें डिक्रीज के लिए पूछा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड में जो ऑप्शन है हमारा कीपिंग अपर टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, ऊपर वाला टेम्परेचर कांस्टेंट है T1 एंड इंक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर आपका अपर टेम्परेचर हो जाएगा और ये वाला टेम्परेचर क्या है, लोअर टेम्परेचर। क्योंकि हमारा कूलिंग हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा लोअर टेम्परेचर वाला होता है। ठीक है, तो इसको जो है हम कांस्टेंट रखेंगे और आप जो है इसको कम कर दो, तो कम करोगे तो ओवरऑल डिफरेंस क्या होगा आपका, कम होगा। अब ओवरऑल डिफरेंस कम होगा तो सीओपी क्या होगा, डेफिनेटली आपका इंक्रीज करेगा, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द अपर टेम्परेचर, यानी इसको बढ़ा दो, T2 वाले को यहाँ पे बढ़ाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, T1 अपॉन T2 माइनस T1 लिख लेते हैं, इसको बढ़ाने के लिए बोल रहा है। एंड कीपिंग द लोअर टेम्परेचर कांस्टेंट, और इसको जो है कांस्टेंट रखने के लिए बोला है। तो ओवरऑल क्या होगा, ये वाला डिफरेंस तो इंक्रीज ही करेगा, तो फिर से आपका सीओपी डिक्रीज कर जाएगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है, और डी में देख लेते हैं, इंक्रीजिंग द अपर टेम्परेचर, अपर टेम्परेचर यानी इनको इंक्रीज कर रहे हैं, एंड डिक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर, और इसको क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसके केस में देखो क्या होगा, इसके केस में और ज़्यादा डिफरेंस होगा। जैसे अब T2 अपॉन T2 माइनस T1 है। ठीक है, अब इसको आप बढ़ा दो और इसको भी घटा दो। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा था, T2 वाले को सिर्फ बढ़ाया जा रहा था और आपका T1 जो है वो कांस्टेंट था। तो इसके केस में देखो कम डिफरेंस होगा हमारा, और सीओपी जो होगा कम डिक्रीज होगा। बट इसके केस में देखो सीओपी ज़्यादा डिक्रीज होगा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए आपका जो सुटेबल आंसर होगा वो ये वाला होगा। ओके, डी, ये आईएएस का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहता है उसमें। नेक्स्ट है बेल कोलमैन रेफ्रिजरेटर फॉर द सेम टेम्परेचर रेंज, सेम टेम्परेचर रेंज के लिए यहाँ पे देखो ऑप्शन देखते हैं। सीओपी ऑफ द डेंस एयर सिस्टम इज हाइयर देन द सीओपी ऑफ द ओपन एयर सिस्टम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो डेंस एयर सिस्टम होगा उसका आपका स्पेसिफिक हीट वो ज़्यादा होगा, और स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगा तो वो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो होगा वो भी ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि स्पेसिफिक हीट किस पे डिपेंड करता है, ये एम सी डेल्टा टी, जितना ज़्यादा उसका रेफ्रिजरेंट का कैपेसिटी होगा हीट कंटेंट करने का, उसका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर टू स्टेज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द एयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कौन सा ऐसा साइकिल है जिसमें आपका दो कंप्रेशन स्टेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बूट स्टेप, बूट स्टेप में मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको दिखाया कि इसमें क्या होता है, ये वाला दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे आपका एक कंप्रेसर है, यहाँ पे एक बार कंप्रेस यहाँ पे हुआ, फिर ये फर्स्ट हीट सेक्शन में गया, फिर से यहाँ पे सेकंड कंप्रेसर में आया, फिर से ये कंप्रेस हुआ, तो यहीं पे तो दिख रहा है आपका। ठीक है, दो स्टेज कंप्रेशन। ओके, तो वो खटाक से आप ये वाला ऑप्शन मारो और ये सही करो और आगे बढ़ो। तो अब जो है इस चैप्टर का मैंने आपको ओवरऑल जो बेसिक्स ऑफ रेफ्रिजरेशन था उस पर मैंने जितना क्वेश्चन बताना था वो बता दिया। अब क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो वो सारा क्वेश्चन तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते, बट हमें उतना क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर का आपको थ्योरी सब कंप्लीट आपका लेक्चर बना दिया है, और मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवा दिया। ये मैं सेट आपको दे दूंगा, आप वहाँ से क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के कर लेना जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, hope you like the video. If you like the video, please click on the like button and also share with your friend. Okay, and for more such videos please subscribe my tutorial. Thank you so much and good luck.